हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ विच इज द मोस्ट बेसिक चैप्टर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो व्हाट इज अ सेल, वो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लेके आई हूँ एज ऑलवेज, उतना रीड कर लेना, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। यहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज अ सेल? एक सेल मतलब एक लिविंग यूनिट क्या होती है? सेल एक सबसे छोटी लिविंग यूनिट है। सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स है हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। इफ यू टेक वन माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स नॉट लिविंग। जब सेल का पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो सारी चीजें हैं, तब जाके बनता है एक कंप्लीट लिविंग यूनिट विच इज अ सेल। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. दो चीजें, एक तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने चाहिए, लिविंग होने चाहिए, एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये सेंटेंस यही बोला मैंने। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब सेल में सारे कंपोनेंट्स होना जरूरी है टू मेक इट लिविंग। अगर वो सारे कंपोनेंट्स आप इंडिविजुअली निकाल लो तो इट इज नॉट लिविंग। Hence, cell is fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. तो ये भी बात याद रखना, किसने क्या किया? लेवेनहुक ने पहले देखा था एंड रॉबर्ट ने न्यूक्लियस को देखा। The invention of microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of cell. Cell theory, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन 1838, देखो दो साइंटिस्ट थे, एक 1838 में और एक 1839 में। 1838 में मैथियस शिल्डन, a German botanist, examined a large number of plants and observed all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of plants. मतलब पूरे प्लांट में अलग अलग सेल्स है और वो अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यूज बना रहे हैं। At about the same time, Theodore Schwann 1839 में a British zoologist, ये zoologist था, Sheldon botanist था, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which today is known as plasma membrane. तो plasma membrane को किसने रिपोर्ट किया था? शॉन ने, थियोडर शॉन ने। He also concluded based on his studies on plant tissues that presence of cell wall is unique character of plant cells. सेल वॉल का जो प्रेजेंस है वो सिर्फ प्लांट्स की ही सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। ये यूनिक फीचर है उनका। ये किसने बताया था? थियोडर शॉन ने। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, शॉन proposed hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. तो शॉन ने ये बोला कि सेल्स और उनके प्रोडक्ट से ही हर एक बॉडी बनी है, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी। शील्डन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन दोनों ने बनाई। दिस थ्योरी हाउएवर did not explain as how new cells were formed. Rudolf Virchow 1855 first explained the cells that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. Omnicellular ecellular, अभी देखो बहुत ध्यान से सुनो। Omnicellular ecellular क्या होता है कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही नया सेल बना है। ये रुडोल्फ वर्काउ ने बोला था 1855 में। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है रुडोल्फ वर्काउ के बारे में। तो इस इंसान ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। ओके और सेल थ्योरी किसने बनाई थी? शील्डन और शॉन ने। सिर्फ वो ये नहीं बता पाए थे कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। सेल थ्योरी टुडे अंडरस्टूड, cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and products of cells. ये उन दोनों ने बताया। and all cells arise from pre-existing cells, ये रुडोल्फ वर्काउ ने बताया। next, an overview of a cell. You have earlier observed cells in onion peel or human cheek, cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has distinct cell wall as its outer boundary. इसमें cell wall होंगी क्योंकि plant cell है। Just within it, cell membrane हर एक cell में होती है। The cells of human cheek have outer membrane as delimiting structure of cell, मतलब सिर्फ एक membrane है, उसके बाहर कोई cell wall नहीं है। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. इन दोनों सेल्स में, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, दोनों में न्यूक्लियस होता है। This nucleus contains chromosomes, which in turn contains genetic material, DNA,
एट द एंड क्रोमोसोम में डीएनए है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अभी देखो जेनेटिक मटेरियल जिसमें कवर्ड है उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और जेनेटिक मटेरियल जिसमें खुला पड़ा है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जिसमें मेम्ब्रेन होंगी यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं है प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म होता है पूरे सेल में। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। पूरी एक्टिविटीज जो सेल्युलर बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइफ के, वो यही होते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। नेक्स्ट, besides the nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles, like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। ये सारे एक सेल के ऑर्गेनल्स हैं और ये सभी मिलके एक लिविंग स्टेट बनाते हैं, एक सिंगल सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये यूकैरियोटिक में होंगे। प्रोकैरियोटिक में ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली वो हो गए, और इसमें राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन से है और मेम्ब्रेन बाउंड कौन से नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। Within the cell, ribosomes are not found only in the cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in plants, mitochondria and on rough ER। तो क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली वो प्लांट के ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं अपने खुद के, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। इसलिए ही उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते। एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division। तो एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या काम आता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीजें सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, कौन सी चीजें सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। For example, mycoplasma, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer। तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटे हैं और 0.3 माइक्रोमीटर ही इनकी लेंथ है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अमॉन्ग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of cell may vary with the function they perform। तो देखो ये सारे हैं अलग अलग सेल्स। ये है आरबीसीज, ये बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव। ये है डब्ल्यूबीसीज, अमीबॉइड। फिर ये है एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल, ट्रेकीट, ये प्लांट का सेल है, मेसोफिल सेल्स। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रोकैरियोट्स। कौन कौन होते हैं ये ध्यान से सुनो। मेनली तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ये छोटे होते हैं इसलिए। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पिरिलम स्पाइरल। इसका फोटो भी था बट मे बी मैं नहीं लेके आई हूँ, आप आपकी एनसीईआरटी में देखना, 4 शेप्स बता के रखे हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, इनमें कुछ बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल्स सराउंडिंग देयर सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये लाइन याद रखना, पता है एनसीईआरटी से ये वाले लेसन से लाइंस बहुत ज्यादा आती है, तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल के दे देंगे ऐसे, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो ये ट्रू है या नहीं? इट्स ट्रू। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग सेल इज साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, वही बोल रही थी मैं। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA may many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. तो अभी ये आपको यहाँ पे नहीं समझेगा. बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक जो भी सेल्स होते हैं उनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है, एक्स्ट्रा डीएनए भी होते हैं, प्लाज्मिड्स. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. These smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotype characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. तो ये वाला कैरेक्टर इनका यूज कैसे होता है आपको वहां पे पता चलेगा. नेक्स्ट ये देखो, ये है अ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल. इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चल रहा है इसमें. ये है बैक्टीरिया. आपको इनके साइजेस भी याद रखने हैं. ये वायरसेस है. फिर ये पीपीएलओ. In higher classes, मतलब in 12th, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. वो सब कैसे होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए काटना, डीएनए जोड़ना, प्लाज्मिड में जोड़ना, उसमें डालना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स. यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ये बात अभी मैं 4th टाइम रिपीट कर चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल खुला है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. नो ऑर्गेनल्स लाइक वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स दोनों में मिलेंगे. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome. Wait. Is the characteristic of prokaryote. They are essentially infoldings of cell membrane. अभी इसका मतलब क्या है? क्या होता है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है अभी इसमें ऐसे 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 फोल्ड्स होते हैं. इन फोल्ड्स को बोलते हैं मीजोजोम्स. बिकॉज ये सरफेस एरिया बढ़ाने में काम आते हैं और ये बहुत सारी चीजों में काम आते हैं. तो वही बोला है, डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स. दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है जो बेसिकली तो सरफेस एरिया बढ़ाने में काम आती है. नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. तो देखो, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. इनमें 2-3 लेयर्स होती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर. बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोट्स में, द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर एक ग्लाइकोकेलिक्स होता है, फॉलोड बाय सेल वॉल. उसके अंदर है सेल वॉल, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Although each layer of cell envelope performs distinct function तीनों की अलग अलग है, लेकिन they act as single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in cell envelopes. अभी देखो ये जो तीनों लेयर है ना, इन तीनों के डिफरेंसेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में. पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन्स होते हैं, स्टेन्स होते हैं, स्ट्रेन्स नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेन्स होते हैं. तो आपको ये पूरी प्रोसीजर ना, अगर आपको ये पूरी प्रोसीजर जाननी है तो मुझे कमेंट में डालो. मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी. यहाँ पे पढ़ा की कोई मीनिंग है नहीं, बट आप बेसिकली इतना जान लो ऊपर ऊपर की जो भी स्टेन देता है उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो भी स्टेन नहीं देता उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? इनकी सेल वॉल में, सेल एनवेलप में. वो जो तीनों लेयर का स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों में ही इन दोनों के डिफरेंस है. इसलिए एक स्टेन देता है, एक स्टेन नहीं देता. And the manner in which they respond to staining procedure developed by gram. Those that take up gram stain are gram positive and others that do not are called gram negative bacteria. Next, glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath called slime layer. अभी देखो जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, अगर वो बहुत ज्यादा लूज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, एंड अगर वो थिक और टफ है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे. The cell wall determines shape of cell and provides a strong structural support to prevent bacterium from bursting or collapsing. The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. मुझे अभी ये याद आया कि मैंने एक बार लेक्चर ऑन किया था, मतलब मैंने लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैंने बटन ही ऑन नहीं किया था. I was like teaching for about 45 minutes and then I saw कि मैंने बटन ही ऑन नहीं किया है. तो ऐसे भी टाइम पास किया है मैंने जिंदगी में. तो क्या रीड किया था मैंने फिर से?
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, ये आपको याद रखना है, मतलब वो कोई कोई चीजों को ही अंदर जाने देंगी और कोई कोई चीजों को नहीं जाने देंगी, वो बाहर ही रोक लेंगी। एंड इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में दोनों में ऑलमोस्ट सेम होती है। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मीजोजोम विच इज फॉर्म्ड, पेन क्यों नहीं चल रहा, मीजोजोम विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ये बताया था मैंने कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोजोम्स होते हैं, मतलब ऐसे इनफोल्डिंग्स। ये इनफोल्डिंग्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, वेसिकल्स हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स और लैमेले, मतलब अलग अलग शेप्स है ये बेसिकली। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। अभी इसके फंक्शन याद रखो कि ये मीजोजोम्स किस किस चीजों में काम आ रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए। सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। They also help in respiration, secretion process to increase surface area of plasma membrane, enzymatic content, ये सारी चीजों में। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions. साइनोबैक्टीरिया में और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं जिनका नाम है क्रोमेटोफोर्स, जिनमें होते हैं पिगमेंट्स। तो इसलिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारा साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्रोमेटोफोर्स होता है, उसमें पिगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा पिट। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल, अगर चल सकते हैं, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। मोटाइल का मतलब होता है जो चल सकता है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता। तो जिसके पास फ्लैजेला है वो चल सकता है। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला में अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, वो आपको देखने मिलेगा आगे, पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, रूट, बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। Besides flagella, pili and fimbri are also surface structures of bacteria but do not play role in motility. ये बात याद रखना, पिली और फिम्बरी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन ये मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते, मतलब चलने में इनका कोई काम नहीं है। The pili are elongated tubular structures made up of special protein. Fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach bacteria to rocks and streams and also host tissues. तो ये बैक्टीरिया को चिपकने में काम आते हैं, ऐसे एक जगह पे रखने के लिए। फिम्ब्रे। नेक्स्ट है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो देखो, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स की, उसमें चिपके होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। दे आर 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s। अभी ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स है वो है 50s एंड 30s। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में पता चलेगा, बिकॉज राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। 30s और 50s, ये एस जो है ये स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है। तो इस पूरे राइबोसोम को 50s और 30s ऐसे ही 2 सब यूनिट्स होती है, वो जुड़ी होती है। ये कैसे जुड़ी है, ये क्यों जुड़ी है, ये क्या काम है इनका जुड़ने का, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। मेन इनका जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। तो इन दोनों यूनिट को एक साथ बोलते हैं 70s। अब 50 + 30 80 नहीं करना है, 70s इस पूरे राइबोसोम को बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70s और यूकैरियोट्स में होते हैं 80s। और 80s की जो 2 छोटी छोटी सब यूनिट्स है वो 60s है और 40s है। समझिए यहाँ तक बात। देन which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. Ribosomes are site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to single mRNA and form chain called पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ये क्यों अटैच हो रहे हैं सिंगल एमआरएनए पे, क्योंकि एमआरएनए से इनको इन्फॉर्मेशन रीड करके आगे अमीनो एसिड्स लाके प्रोटीन्स बनाने हैं। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, वही बोला मैंने, मॉलिक्यूलर में आपको पूरा क्लियरली समझेगा। इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो जो भी रिजर्व मटेरियल होता है उसको ऐसे स्टोर करते हैं। These are not bound by any membrane bound नहीं होती, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है या नहीं। तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती एंड लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। एग्जांपल्स है इसके फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन
एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें क्या देखने मिलेंगे? गैस वैक्यूल्स। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल। इसका आधा पेज छुप गया है। गुड। देखो, यूकैरियोटिक सेल्स, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। सबके सेल्स यूकैरियोटिक ही होते हैं, सिर्फ मोनेरा जो हमारा किंगडम है वो पूरा प्रोकैरियोटिक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत ज्यादा चीजें डिवाइडेड है, क्योंकि देखो प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा कि हर जगह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड इन द सेंस उनकी खुद की कोई वॉल नहीं है, खुद की कोई बाउंड्री नहीं है। और यूकैरियोट्स में ऐसा होता है कि सबकी खुद की बाउंड्रीज है, सब अपना अपना काम ऐसे शांति से कर रहे हैं। ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इतना कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों हो गया, चीजें डिवाइड क्यों हो गई? Just because of membrane bound organelles. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have variety of complex locomotory structures. चलने के लिए काम आने वाले हैं cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. Genetic material chromosomes में organized होता है। All eukaryotic cells are not identical. सारे identical नहीं होते। Plant cell और animal cell में तो बहुत ज्यादा major differences है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज फॉर्मर पजेस सेल वॉल्स। अभी फॉर्मर कौन सा? प्लांट सेल क्या क्या पजेस करता है? सेल वॉल। एनिमल सेल में नहीं है। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। हमारे पास सेंट्रियोल्स है एनिमल सेल्स में, मतलब हमारे सेल्स में, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। नेक्स्ट, ये देखो, ये है एक प्लांट सेल। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सेल वॉल देखने मिल रही है, फिर ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये है बड़ा सा वैक्यूल जो हमारे पास नहीं होता एनिमल सेल्स में। आप देख लेना ये डायग्राम। नेक्स्ट है, ये है एनिमल सेल। इसमें देखो ये सेंट्रियोल्स है जो प्लांट सेल्स में नहीं होते। ये किस काम आते हैं ये आपको पता चलेगा, पूरा स्ट्रक्चर पता चलेगा सेंट्रियोल का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, cell membrane. The detailed structure of cell membrane was studied only after advent of electron microscope in 1950s. उसके बाद हमें पता चला। Meanwhile, chemical studies on cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो इस पे स्टडी की गई हमारी आरबीसीज की वॉल पे, और फिर हमें पॉसिबल एक स्ट्रक्चर मिला कि कैसे होती है एक सेल वॉल। दीज स्टडीज शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो हमें ये पता चल गया कि मेनली लिपिड और प्रोटीन होते हैं। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स एंड आर अरेंज इन बाइलेयर। अभी आपको पूरे 2 साल के लिए ये दिमाग में डाल लेना है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये हर जगह काम आएगा आपको। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। ध्यान से सुनो, पोलर हेड जो होगा वो बाहर वाली साइड है। हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स मतलब इन टेल्स को पानी से डर लगता है, इसलिए ये टेल्स अंदर वाली साइड होती है। तो ऐसा होता है कि ये जो हेड है ये बाहर है, हेड हेड, और ये यहाँ टेल है ऐसी। एंड सेम ये बाइलेयर में प्रेजेंट है, ये भी बात याद रखना। तो ये ऐसे विच ऐसे, ये ऐसी पूरी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। This ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from aqueous environment. तो वो जो टेल्स है उनको हमें aqueous environment से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो अंदर वाली साइड है। In addition, the phospholipid membrane also contain cholesterol. Later, biochemical investigation clearly revealed that cell membranes also possess protein and carbohydrate. इनमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी होता है। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. In human beings, the membrane of erythrocytes, मतलब हमारे रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स। डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। मतलब उनको निकालने में कितना कुछ लगता है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोटीन कैसा है। इंटीग्रल मतलब बहुत ज्यादा अंदर धंसा हुआ प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में, और पेरिफेरल मतलब बाहर बाहर से लगा हुआ। Peripheral proteins lie on the surface of membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the cell membrane. देखो देखो, ये है इंटीग्रल प्रोटीन एकदम अंदर धसा हुआ, ये है पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर ऊपर से लगा है, ये है शुगर, और ये है हमारी मेन क्या बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इसके जो पोलर हेड्स है वो
बाहर वाली साइड है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं वो टेल्स है, वो अंदर वाली साइड है, वो हाइड्रोफोबिक है। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within overall bilayer. इसने क्या बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि जो लिपिड का क्वाजी फ्लूइड नेचर है वो प्रोटीन्स को मूव करने देता है बायलेयर में, उसको लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। तो प्रोटीन्स ऐसे मेम्ब्रेन में मूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस आपको पता चलेंगे, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिविजन। तो इन सारी चीजों में ये जो फ्लूइडिटी है ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, बिकॉज ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एंड वेयर देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, राइट। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। आजू बाजू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये कैसे कैसे होता है देखो। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, किसी को बाहर जाने देगी, किसी को नहीं, किसी को अंदर आने देगी, किसी को नहीं। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो, जिनको अंदर आने में या फिर बाहर जाने में एनर्जी नहीं लग रही है उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये काम पैसिवली हो रहा है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, मतलब जस्ट वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं along concentration gradient। आपको पता होगा concentration gradient क्या है अगर आप वन शॉट्स देख रहे हो तो। from higher concentration to lower concentration, water may also move across the membrane from higher to lower concentration। तो concentration gradient के ही इस पे water भी मूव करता है। अगर न्यूट्रल सॉल्यूट से और कुछ मूव कर रहे हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे, वाटर मूव कर रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अभी देखो, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया था एक बार। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो ये देखो, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। कैरियर प्रोटीन क्या होता है कि अभी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक ऐसे कैरियर प्रोटीन लगा हुआ, ओके। वो प्रोटीन क्या करेगा, बाहर से ही वो देख लेगा कि अभी किसको अंदर लाना है। वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन तो अलाउ नहीं कर रही है डायरेक्टली, तो ऐसे कहीं से भी नहीं अंदर आ जा सकते, तो स्पेशली उस प्रोटीन से ही पोलर मटेरियल को आना पड़ेगा। तो उस प्रोटीन में वो बैठ जाएंगे, ऐसे प्रोटीन फिर टर्न होता है, फिर अंदर छोड़ देता है, तो उस प्रोटीन के चैनल के थ्रू ही आ सकता है पोलर मटेरियल। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। अभी concentration gradient के अगेंस्ट हमें करना है, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी लगती है, देखो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अभी कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है कोई चीज का और यहाँ पे कम है, तो वो अपने आप मूव कर जाएंगी। लेकिन अगर हमें यहाँ से वहां भेजना है, कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा की ओर भेजना है, तो हमें धक्का देना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये एनर्जी लगती है एटीपी के रूप में, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल है Na और K का पंप। आपको ये पता चलेगा ये होता क्या है। नेक्स्ट है सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल forms an outer covering of plasma membrane of fungi and plants। तो ये सेल वॉल फंजाई प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इतना ही नहीं, it also helps cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। तो ये अभी सिर्फ प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं कर रही है, अनडिजायरेबल जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उनको अंदर आने से बचा भी रही है। Algae have cell wall made up of cellulose, galectins, mannans, minerals like calcium carbonate। याद रखो, algae में क्या क्या है, सेल वॉल किस किस की बनी है, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मेनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट्स में किस किस की बनी है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स, इनकी बनी होती है। The cell wall of young plant, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as cell matures, and secondary wall is formed on inner towards membrane side of cell। तो secondary wall अंदर वाली साइड बनती है और बाद में primary वाली गायब हो जाती है। The middle lamella is layer mainly of calcium pectate, which holds or glues different neighboring cells together। तो ये याद रखना है आपको, मिडिल लैमेला किस चीज का बना है, कैल्शियम पेक्टेट।
The cell wall and middle lamella may be transversed by plasmodesmata which connect cytoplasm of neighboring cells. तो देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि वेट बेटर है डायग्राम से ही ये ऐसे अभी बाजू में ना दूसरा सेल है तो ये दो सेल्स कनेक्टेड कैसे होते हैं अभी ये दो सेल्स अपना अपना है लेकिन ये यहाँ से बीच में से कनेक्टेड होते हैं तो ये ऐसे दो नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का तरीका है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा मतलब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से ऐसे समझ रहे हो तो ये दो सेल्स ऐसे जुड़े हैं उसको ही बोलते हैं द सेल वॉल एंड मिडल लेमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा इसको ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा मतलब ये बीच में वाली स्पेस को कि मतलब वो दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स तो ऐसे सारे नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें दो चार ऑर्गेनल्स मिलके ये पूरा सिस्टम बना रहे होते हैं while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function many of these are considered together as endomembrane system सबका काम अलग अलग है बट ये सिस्टम में काम कर रहे हैं because their functions are coordinated इनके functions coordinated है the endomembrane system include endoplasmic reticulum golgi complex lysosomes and vacuoles ये बात याद रखो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स ये चार ऑर्गेनल्स ही आते हैं इसमें सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है इसलिए इनको कंसिडर नहीं किया जाता एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नेक्स्ट सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग होती है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है इसमें भी दो टाइप के होते हैं एक स्मूथ एक रफ वाले पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ वाले नॉर्मल होते हैं रफ वाले प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे स्मूथ वाले लिपिड सिंथेसिस करेंगे दैट इज इट Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments. ये एक नेटवर्क है तो ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर वाली साइड ल्यूमिनल बाहर वाली एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म The ER often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough ER. बोला था मैंने RER. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं स्मूथ वाले लिपिड सिंथेसिस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड SER. RER is frequently observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion. यहाँ पे होता है they are extensive and continuous with outer membrane of nucleus. मतलब देखो ये ना न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़े होते हैं आपको फोटो में भी देखने मिलेगा कि न्यूक्लियस जो है उसके बाहर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिकॉज ये कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है सारा काम तो हमें न्यूक्लियस के बाहर ही इसलिए बिकॉज सपोज वहां पे राइबोसोम्स है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है रफ ER में तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है mRNA की जरूरत पड़ती है तो इसलिए तो ये सारा कनेक्टेड सिस्टम नजदीक नजदीक है ये आपको मॉलिक्यूलर में पता चलेगा The smooth endoplasmic reticulum is major site for synthesis of lipid. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized by SER. तो ये बोला मैंने पहले देखो ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखो ये न्यूक्लियस है ये है न्यूक्लियर पोर जहां से RNA एंड ऑल चीजें पास होती है ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे सारे राइबोसोम्स हैं और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपैरेटस कैमिलो गोल्जी 1898 में ईयर याद रखना फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस ये भी काइंड ऑफ रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें लाइक प्लेट्स जैसे होते हैं जिसको सिस्टर ने बोलते हैं कॉनकेव प्लेट्स होती है वो ऐसे कॉनकेव एक साइड और एक साइड कॉन्वेक्स these were later named Golgi bodies after him they consist of many flat disc shaped sacs or cisternae of 0.5 to 1 micrometer in diameter these are stacked parallel to each other इनको ऐसे एक दूसरे के पैरेलल ऐसे बहुत सारे स्टैक किए जाते हैं varied number of cisternae are present in Golgi complex the Golgi cisternae are concentrically arranged near nucleus with distinct convex cis और forming phase अभी देखो जो इसका कॉन्वेक्स वाला फेज है ऐसा वाला ये वाली साइड वाला तो इसके क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज ये तीनों नाम इसी साइड के हैं और इसको बोलते हैं कॉनकेव
ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, तीनों का ऑपोजिट। कॉन्वेक्स का ऑपोजिट क्या हो गया? कॉनकेव, ये तो दिखने में भी समझ रहा है। फिर सिस का ऑपोजिट ट्रांस एंड फॉर्मिंग का ऑपोजिट मैच्योरिंग। द सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ ऑर्गेनल आर entirely different but interconnected. The Golgi apparatus principally forms the function of packaging material to be delivered to either intracellular targets or secreted outside the cell. तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें मॉडिफिकेशन बोल सकते हो आप। जैसे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी, तो पैकेजिंग ऑर्गन समझ लो। तो जहां अभी हमारा यहाँ हमने क्या देखा, न्यूक्लियस के साथ जुड़ा था ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे सपोज प्रोटीन बने, वहां पे लिपिड्स बने, तो उसको आगे उसके बाद हमारा गोल्जी अपैरेटस है, तो ये पैकेजिंग का काम करेगा। तो ये उनकी पैकेजिंग करेगा और बाहर भेजना है तो उसके हिसाब से करेगा। अगर सेल में ही चाहिए, इंट्रा सेलुलर टारगेट्स में, कहीं हमें सेल में ही दूसरी जगह भेजना है तो वहां भेजेगा। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. The ER fuse with cis phase of Golgi apparatus and moves towards the maturing phase. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो cis phase से जुड़ा हुआ है और फिर मैच्योरिंग फेज तक जा रहा है, तो उसमें जाएंगी सारी चीजें पैकेज होने। This explains why Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosomes. ये क्या हो रहा है? Synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum are modified in cisternae of Golgi apparatus before they are released from its trans phase. तो ट्रांस फेज से रिलीज होने के पहले उनको मॉडिफाई किया जाता है, पैकेज किया जाता है अच्छे से। गोल्जी apparatus इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अभी देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारा गोल्जी apparatus है, ये इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स तो वही बन के आ रहे, उनको मॉडिफाई करके ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा, इसलिए यही बात याद रखना। और जी से गोल्जी apparatus, जी से ग्लाइको, तो आपको याद भी रह जाएगा ये। तो ये होता है गोल्जी apparatus, इसको बोलते हैं सिस्टरने। ये देखो ये ऐसे ट्रांस और ये सिस, समझ तो आ नहीं रहा है कौन सा ट्रांस कौन सा सिस है, बट वही। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। देखो लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेसिकली, गोल्जी apparatus पैकेज करता है चीजें, तो वो वेसिकल्स में पैक करता है। वेसिकल्स मतलब छोटी छोटी थैलियां होती है, छोटी छोटी बैग्स, तो उसमें की ही एक बैग है लाइसोसोम, ऐसा समझ लो। बाकी सारे तो वेसिकल्स है, बट लाइसोसोम्स एक ऐसा बड़ा सा बैग बना लेता है वो। These are membrane bound vesicular structures formed by process of packaging in Golgi apparatus. वही बोला मैंने। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almoस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स किस काम आता है, एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं लाइसोसोम्स में। हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids and nucleic acids. और ये बात याद रखना कि एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है, ऑप्टिमल पीएच उनका। नेक्स्ट है वैक्यूल। अ वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये भी वही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऐसी बहुत बड़ी स्पेस होती है। याद रखना कि ये दोनों भी मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो ये स्टोर हाउस काइंड ऑफ थिंग है, स्टोर रूम जैसा सब कुछ स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। द प्लांट सेल्स वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। ये एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम ये ही इनका ही होता है। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। तो हमें कुछ भी वैक्यूल में डालना है या फिर वैक्यूल से लेना है, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होगा। अभी कोई चीज की सेल में कमी है और वो वैक्यूल में है, तो सेल में कम है वैक्यूल में है, तो वैक्यूल बाहर दे देगा सेल में, तो टोनोप्लास्ट इस चीज को फैसिलिटेट करती है। Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in cytoplasm. In amoeba, contractile vacuoles पे क्वेश्चन भी आया था, contractile vacuole और food vacuoles पे, is important for osmoregulation and excretion. Osmoregulation, excretion में contractile vacuole काम आएगा, और many cells, as in protist, food vacuoles engulfing food particles. तो food particles लेने के लिए food vacuoles काम आएंगे। Next है mitochondria. Mitochondria, unless specifically stained, are not easily visible under microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on physiological activity of cells. In terms of shape and size also, considerable degree of नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड किए बगैर ये इजीली विजिबल होते नहीं है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। अलग अलग मतलब अलग अलग
वेरिएबल होता है नंबर, किसी में ज्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है उसके हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ होती है 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर तक। Each mitochondria is double membrane bound structure with outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. तो देखो इनमें टू aqueous compartments होते हैं, the outer compartment and inner compartment. अंदर वाला जो होता है वो मैट्रिक्स से फिल्ड होता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल, मतलब आउटर लेयर बाउंड्री बनाती है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, क्रिस्टे नाम की इनफोल्डिंग्स होती है। इसको गॉल्जी एपेरेटिस वाले से कंफ्यूज नहीं करना, वहां पे सिस्टर ने था, यहाँ पे क्रिस्टे है। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया। The two membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial functions. अभी ये भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। Two membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial functions. तो अपनी अपनी enzymes लेके चलते हैं वो साथ में। Mitochondria are the sites of aerobic respiration. यहाँ पे aerobic respiration होता है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाए वाला है। सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होता है एंड ऑल। They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouses of cell. The matrix also possess single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes 70S, यहाँ पे भी ribosomes जो होते हैं वो 70S होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के जो बाहर पड़े राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में वो 80S होते हैं। Components required for protein synthesis, the mitochondria divide by fission, तो इतना याद रखो। नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये अंदर वाला क्रिस्टे है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लेनॉइड्स, ये बात याद रखना, प्लांट सेल्स में और यूग्लेनॉइड्स में। यूग्लेनॉइड्स क्या है? प्रोटिस्टा के अंदर जो पांच आते हैं उसमें से एक यूग्लेनॉइड्स है। दीज आर इजीली, अभी प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम में एक बहुत बड़ा, उतना तो पता ही होगा। These are easily observed under microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plants. Based on the type of pigments, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. तीन टाइप के plastids होते हैं। देखो, the chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light, essential for photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस में काम आने वाले पिगमेंट्स है। आपको पूरा फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी में इतने अच्छे से समझेगा, बहुत सही प्रोसेस है। In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present. तो क्रोमोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, ये अलग कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, दिस गिव्स पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, तो इन ये कलरलेस होते हैं। वेरिड शेप्स, साइजेस, स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अभी देखो ल्यूकोप्लास्ट में भी तीन है, अमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पोटैटो में, इलियोप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल्स, एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो देखो मेसोफिल सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट लाइक अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हो रहा होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमें वहां देखने मिलेंगे। दीज आर लेंथ शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ। 5 से 10 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं, मतलब लेंथ में, और विड्थ में 2 से 4। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में हर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रीन एल्गा टू 20 to 40 per cell इन मीजोफिल। मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक ही सेल में प्रेजेंट होंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, 2 मेम्ब्रेन्स है। और टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्राना। तो देखो थाइलेकॉइड जैसे कॉइन जैसी चीज होती है जो एक के ऊपर स्टैक की जाती है, और उसको बोलते हैं ग्राना। और इंटरग्रानल थाइलेकॉइड्स, देखो ये है थाइलेकॉइड्स, ये स्टैक किए गए हैं।
ये स्ट्रोमा लैमेली जो इन दोनों को जोड़ती है, और आपको ये टर्म्स है ना बहुत ज्यादा काम आएंगे वहां पे प्लांट फिजियोलॉजी में, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में क्या चल रहा है, थाइलाकॉइड में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ पता रहना चाहिए। थाइलाकॉइड्स में मेन हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। थाइलाकॉइड में मेन हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये है ग्रैनम, मतलब इस पूरे सैक को ग्रैनम बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting thylakoids of different grana. तो stroma lamellae different grana के thylakoids को connect करता है, हमने देखा. The membrane of thylakoids encloses a space called lumen. उसके अंदर lumen है. The stroma of chloroplast contains enzymes required for synthesis of carbohydrates and proteins. तो stroma में ये enzymes होते हैं. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. तो इनके पास अपना अपना DNA भी है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास देखा हमने, इसके पास भी है. The chlorophyll pigments are present in thylakoids. ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो है थाइलाकॉइड्स में. The ribosomes of chloroplast are smaller 70s than cytoplasmic ribosome 80s. Next है ribosome. Ribosomes are granular structures first observed under microscope as dense particles. जॉर्ज पैलेडे ने इनको देखा था 1953 में, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया था. They are composed of ribonucleic acid. देखो ये किससे बने होते हैं, एक तो ये आरएनए से बने हैं और प्रोटीन से, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेनली आरएनए और प्रोटीन से बने हैं. ये है लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट. द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s while prokaryotic are 70s. Each ribosome has two subunits, large, smaller. The two subunits of 80s are 60 और 40. ये 80s वाले की जो सबयूनिट्स है ये 60 होंगी, ये 40 होंगी, और 70s वाले की होंगी ये 50 और ये 30. Here SS Svedberg's unit stands for sedimentation coefficient होता है ये. It indirectly measure density और size measure करने के लिए. 70S and 80S ribosomes are composed of two units. ये फिर से क्यों बोला पता नहीं, ऊपर भी बोला था इन्होंने सेम चीज की 70S 80S दोनों दो यूनिट्स के बने हैं. नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन. देखो साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे प्रोटीन्स के फिलामेंट्स है. फिलामेंट मतलब धागा समझ लो आप, ऐसे प्रोटीन्स के टुकड़े हैं, प्रोटीन्स के धागे हैं जो सेल को एक अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, शेप मेंटेन करने में काम आते हैं. तो ये अराउंड बॉर्डर लगे होते हैं सेल के. ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन वाली साइड लग के वो ऐसे सेल को स्टिफ रखते हैं, या फिर जो भी शेप में सेल है उसमें रखते हैं. An elaborate network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. देखो अभी ध्यान से सुनो, साइटोस्केलेटन में 3 फिलामेंट्स हैं. टाइप के प्रोटीन के टुकड़े हैं, ऐसे समझ लो 3 टाइप के. सबसे पहला है हमारा माइक्रोफिलामेंट्स, फिर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और है और कौन सा है, हाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे यूज होता है वो आपको ध्यान में आएगा, सेंट्रोजोम में. सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, फ्लैजेला, वहां पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम ध्यान में आएगा. अभी माइक्रोफिलामेंट्स मैंने जैसे बोला कि सेल जो होता है, अभी सपोज ये सेल है, ये सेल है और ये ऐसी शेप में है. तो ये ऐसी शेप में किस रीजन से है, बिकॉज इसके अभी कैसी भी शेप में सेल किस रीजन से होता है, उसको ये प्रोटीन के धागे रखते हैं वैसी शेप में. तो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो सेल को उस शेप में रखने के लिए काम आते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स का बोला मैंने, काफी यूज होते हैं. द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल. तो ये सारी चीजों में काम आते हैं. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, शेप ऑफ सेल मतलब शेप मेंटेन करने में, और मोटिलिटी मतलब चलने में इसलिए बिकॉज आगे आप फ्लैजेला में देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है उधर फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में, और सेंट्रोसोम में भी काम आता है. ये है सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर. वेट पहले रीड कर लेते हैं. सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन. Cilia are small structures which work like oars, causing movement of either the cell or the surrounding fluid. एक तो सेल की मूवमेंट में काम आएगा, सेल को आगे पीछे जाना है तो, नहीं तो फिर सराउंडिंग फ्लूइड को वो इधर उधर कर सकता है. सीलिया से मूव करेंगे तो फ्लूइड भी उसके साथ मूव करेगा. देन है फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. फ्लैजेला स्पेसिफिकली सेल को ही मूव करने में काम आएगा, जैसे स्पर्म्स में होता है. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from eukaryotic flagella. Structure अलग होता है. The electron microscope study of cilium and flagellum show that they are covered with plasma membrane. ये plasma membrane से cover होते हैं. Their core is called axoneme.
possesses number of microtubules running parallel to the long axis। अभी ध्यान से सुनो, ये जो ये है ना, सपोज अभी ऐसा कुछ तो सेल है और इसका ये इधर ऐसे लगा हुआ फ्लैजिला है, ओके। इस फ्लैजिला को अगर हम कट कर देंगे, ऐसे साइड से कट करके फ्लैजिला को देखेंगे तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके। तो हमें साइड से कट करके ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी ये वाला स्ट्रक्चर है क्या? ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो हमने साइटोस्केलेटन वाले पार्ट में देखा, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है। देखो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये है, और ये सारे को 9 डबलेट्स बोला जाता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो डबलेट्स में प्रेजेंट है, क्योंकि दो दो प्रेजेंट है और ये बीच में इनके प्रेजेंट है इंटर डबलेट ब्रिज। ये जो ग्रीन कलर वाला है वो ब्रिज है। एक बार रीड कर लेते हैं। द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे पेरिफेरी में अरेंज होते हैं, हमने देखा अभी जैसे, और वैसे 9 डबलेट्स, दो दो गुच्छे 9 बार प्रेजेंट है, इसलिए उसको 9 डबलेट्स बोला जाता है। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंटर में भी दो है, तो इसको बोलते हैं 9+2 एरे, मतलब 9+2 वाली अरेंजमेंट। आप याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, 9+2 वाली अरेंजमेंट है। तो ये सारे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, साइटोस्केलेटन के अंदर आते हैं, हमने देखा। Such an arrangement of axonal microtubules is referred to as 9+2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by central sheath। तो देखो सेंट्रल शीथ भी है यहाँ पे प्रेजेंट, ये ऐसे 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 सेंट्रल शीथ होती है एक। Then which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by radial spokes। अभी ये शीथ से हम कैसे कनेक्टेड है? रेडियल स्पोक से। हर एक जो हमारा डबलेट है, 9 डबलेट्स में से हर एक डबलेट में से ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है शीट से। देखो ये इधर इधर, समझा? ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे फ्लैजिला का। Thus there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers। अभी सारे डबलेट्स भी लिंकर्स से इंटरकनेक्टेड है, हमने देखा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लिंकर्स थे। ये both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called basal bodies। अभी देखो ध्यान से सुनो, हमने फ्लैजिला का पार्ट देखा था, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने फ्लैजिला का पार्ट देखा था, फ्लैजिला बना होता है हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट से, 3 पार्ट है। तो अभी जैसे फ्लैजिला है, ये ऐसे यहाँ से फ्लैजिला जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे होता है बेसल बॉडी, जो एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले होगा बेसल बॉडी, फिर होता है हुक, और फिर हमारा पूरा फ्लैजिला एक्सटेंड होता है, तो मतलब फिलामेंट वाला पार्ट। और ये जो बेसल बॉडी है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बोला है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसके ही जैसे होता है, फ्लैजिला जैसे ही होता है। हमारे जो सेंट्रियोल्स है, इनका शेप ऐसे होता है, ये एक सिलेंडर एंड ये ऐसा दूसरा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अभी अगर हम इसको ऊपर से देखें, ये जो ये वाला पार्ट है, अगर इसको ऊपर से देखें तो हमें वैसा ही स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जैसा हमें फ्लैजिला में देखने मिल रहा था, काइंड ऑफ। ये ऐसे हो गया सर्कल। माइक्रोफिलामेंट्स, अभी मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे माइक्रोफिलामेंट्स के हमें ट्रिपलेट्स यहाँ पे देखने मिलते हैं, 1 2 3। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे क्रॉस सेक्शन बता रही हूँ ना, तो ये पूरे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये जो पाइप है ये नीचे पूरा एक्सटेंड कर रहा है। तो ऐसे ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं 9, 3-3 वाले, और बीच में प्रोटीन होता है बहुत सारा, इसको हब बोलते हैं। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो देखो ये जो ये है, ये 2 सेंट्रियोल्स है, इस पूरी चीज को सेंट्रोजोम बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स। तो ये इनके आजू बाजू ऐसे एमॉर्फस मटेरियल होता है, और ये सेल में प्रेजेंट होता है, ये आपको सेल डिविजन में काम आएंगे। बोथ सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच each has an organization like a cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। तो tubulin protein के 9 हमारे पास पेरिफेरल फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे एक्सटेंड करने वाले। Each of the peripheral fibril is a triplet। हमने देखा ये 3-3 के बने ट्रिपलेट है। The adjacent triplets are also linked। तो ये तीनों तो एक साथ है ही, ये इसको भी कनेक्टेड होते हैं।
The central part of proximal region of centriole is also proteinaceous and called hub. ये इसको बीच में वाले रीजन को हब बोलते हैं, which is connected with tubules of peripheral triplets by radial spokes made of protein. इधर radial spokes प्रोटीन के बने हैं, उधर भी हमने जैसे फ्लैजेला में देखा ना वैसा ही सेम, तो ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होता है इससे. The centrioles form basal body of cilia and flagella. बताया था मैंने, centrioles basal body होती है cilia flagella की, and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animals. तो एनिमल में आप देखेंगे सेंट्रियोल्स से ही स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, तो इसमें भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिविजन में, हमारे क्रोमोसोम को तोड़ने में. नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831 में ही ये न्यूक्लियस डिस्क्राइब करके बैठा था रॉबर्ट ब्राउन. लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. तो क्रोमैटिन नेम बाद में किसने दिया? फ्लेमिंग ने. द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग. अच्छा हाँ बरोबर. तो इंटरफेस का न्यूक्लियस मतलब सेल डिविजन में दो फेजेस होते हैं, एक तो लाइक माइटोटिक फेज और इंटरफेज. इंटरफेज में बस ग्रोथ चल रही है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है. उस टाइम का जो न्यूक्लियस है has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. ऐसे मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो जेनेटिक मटेरियल ऐसे पूरी तरह जाल की तरह बिछा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन, और जब वो कंडेंस हो जाता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप which consist of two parallel membranes with a space between, space कितनी होती है ये 10 to 15 nanometers, called perinuclear space, forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of cytoplasm. तो ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और उसके बीच में होती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखा था हमने न्यूक्लियस के बाहर ही जुड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट. एट अ नंबर of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by fusion of its two membranes. तो दोनों membranes जहाँ पे फ्यूज कर गए, अब देखो ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये जहाँ पे फ्यूज कर जाती है यहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, और इन पोर्स से क्या पास होगा हमारा RNA. These nuclear pores are passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between nucleus and cytoplasm. मतलब वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं. Normally there is only one nucleus per cell. Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Normally तो एक ही न्यूक्लियस होगा हर एक सेल में, लेकिन बहुत ऐसे कंडीशंस देखने मिलती है जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल में. कैन यू कलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. देखो बहुत सारे सेल्स में तो न्यूक्लियस होता भी नहीं है, जैसे हमारे आरबीसी. सीव ट्यूब सेल्स हमने प्लांट में देखा था, प्लांट किंगडम में सीव ट्यूब सेल्स हमने प्लांट्स में देखा है कि सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, एनाटॉमी में पढ़ाया था ये. और हाँ ये बोला ना इन्होंने, हमने इसमें देखा हाइफे में, फंजाई के हाइफे में हमें सिंक्शियम वाली कंडीशन देखने मिलती है जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट है. ए सेप्टेट हाइफे रहेगा तो. Vascular plants. Would you consider these cells as living? The nuclear matrix or nucleoplasm contain nucleolus and chromatin. तो अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और क्रोमैटिन होगा. क्रोमैटिन मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल. The nucleoli are spherical structures present in the nucleoplasm. ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियोलाई है मतलब न्यूक्लियोलस. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not membrane bound structure. अभी देखो ये कोई membrane bound structure नहीं है, ये ऐसे कुछ इसकी defined membranes नहीं है, तो ये nucleoplasm के साथ ही बस continue है, एक structure है, just intact नहीं है वो एकदम. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. अभी ये बात इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना. Wait. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. तो ribosomal RNA यहाँ पे बनता है न्यूक्लियोलस में. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. जहाँ पे ज्यादा protein synthesis चलता है वहाँ पे ज्यादा ribosomes बनते हैं, बिकॉज जरूरत है उनकी.
You may recall that interphase nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. अभी तो पढ़ा ये रिकॉल क्या करना है इसे। तो लाइक क्रोमैटिन जो है हमारा वो फैला हुआ है हमारे ऐसे जेनेटिक मटेरियल सारा फैला हुआ है, अभी तक वो ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट stages of cell division, cells show structured chromosome in the place of nucleus. तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स में क्रोमोसोम देखने मिलते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है तो हमें जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से डिवाइड करना है। Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones. Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones. तो chromatin बनता कैसे है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का जाला है वो बनता कैसे है, ये सारी चीजें आपको मॉलिक्यूलर में भी अच्छे से समझेंगी, बट यहाँ पे बेसिक बेसिक समझ लो कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए होता है। बेसिकली क्रोमोसोम्स में भी बेसिकली डीएनए ही होता है, बस वो रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। Some non-histone proteins and also RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. इतना बड़ा डीएनए होता है, 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड है। 46 क्रोमोसोम्स, हाँ यहाँ पे बोला है कि 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स है, एक मम्मी से एक पापा से। You will study the details of packaging in the form of chromosome in class 12th. तो 12th की एनसीईआरटी में आपके दे रखा है ना मॉलिक्यूलर में सारा कि पैकेजिंग एंड ऑल कैसे होता है। Every chromosome visible only in dividing cells essentially has primary construction or the centromere on the sites which disc-shaped structures called kinetochores are present. तो बेसिकली इतना ही बोला है कि ये जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है यहाँ पे बीच में हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे ऐसे प्लेट्स प्रेजेंट होती है काइनेटोकोर्स, इससे बाद में स्पिंडल फाइबर्स जुड़ेंगे और क्रोमोसोम को तोड़ देंगे। द सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो सेंट्रोमियर होता है हमारा वो ऐसे 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है बीच में, ये बाद में टूटने वाले हैं। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के होते हैं। मेटासेंट्रिक मतलब एग्जैक्टली जो हमारा सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली मिडिल में है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सेम लेंथ के हमारे लेग्स निकल रहे हैं, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। अच्छा इन्होंने आर्म्स बोला है, मैंने लेग्स बोला। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज centromere slightly away from middle of chromosome resulting into shorter arm and one longer arm. तो अभी अगर क्रोमोसोम का जो हमारा सेंट्रोमियर है वो बहुत ज्यादा एक साइड प्रेजेंट है तो 2 आर्म्स छोटे हो जाएंगे, 2 आर्म्स बड़े हो जाएंगे, तो वो वाली कंडीशन। इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म। अभी ऐसे हो सकता है कि इधर ही प्रेजेंट है, तो ये हाईलाइटर से कुछ समझ नहीं आता है, वेट। तो ये हो गया हमारा एक्रोसेंट्रिक कंडीशन जहाँ पे बहुत ही कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और टीलोसेंट्रिक में तो ऐसे होता है कि ये ऐसे ही प्रेजेंट है, एकदम एकदम वो कॉर्नर पे चला गया, तो यहाँ पे बस ऐसे ही इतना ही प्रेजेंट है। तो वेयर एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर देख लो, सेंट्रोमियर यहाँ पे and यहाँ पे long arm, short arm. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constructions at the constant location. This gives appearance of small fragment called satellites. Wait, हमने यहाँ पे satellite देखी ही नहीं। ये देखो सैटेलाइट होता क्या है, जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसने क्रोमोसोम्स को ऐसे बीच में से डिवाइड कर रखा है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट उसको जोड़ के रखा है। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है ना, ये क्या करता है, क्रोमोसोम का पार्ट बाहर निकालता है थोड़ा सा। तो जो क्रोमोसोम का सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ये यहाँ पे है, उसके बाहर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो उसको बेसिकली सैटेलाइट बोलते हैं जो क्रोमोसोम का पार्ट बाहर निकल गया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से। वो जुड़ा होता है लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे टूटा दिखता है। माइक्रो बॉडीज, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animal cells. तो इसके बारे में तो ज्यादा कुछ दे नहीं रखा आपको, लेकिन इतना ही बोला है कि मेम्ब्रेन बाउंड, ये बात याद रख लेना, इतना ही बोला है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी से ही बनते हैं क्वेश्चन। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और प्लांट और एनिमल में ये दोनों में प्रेजेंट होता है। तो फाइनली चैप्टर खत्म हो गया, पेज नहीं है हमारे पास थैंक यू लिखने के लिए, तो वो लाना पड़ेगा। थैंक यू।
इस वाले लेसन से एनसीईआरटी से याद आए मेनली क्वेश्चंस, बस स्टेटमेंट बेस्ड पूछेंगे या फिर बहुत कोई माइन्यूट इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने पूरे लेक्चर में मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं अभी तक, तो मैंने पूरे लेक्चर में जहां भी इंपॉर्टेंट है, जहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार आए वाले हैं, मैं वहां पे बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें भी अगर आप याद रख लो ना, तो यू गुड टू गो। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।